बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है टर्म्स को समझने में, मीनिंग जानने में, और तब तक बहुत देरी हो चुका होता है और फिर वो अकाउंटिंग में धीरे धीरे इंटरेस्ट खो देता है। तो अकाउंटिंग में इंटरेस्ट पाने के लिए आपको ये टर्मोलॉजीज रिलेटेड वीडियो देखना ज़रूरी है। हेलो, वेलकम एवरीवन टू आवर यूट्यूब चैनल स्काई हाइट। आज का ये सेकंड एपिसोड अकाउंटिंग सीरीज़ का, जिसमें हम लोग अकाउंटिंग टर्मोलॉजीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। शुरू करते हैं आज का एपिसोड। सबसे पहले क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में हम लोग जानेंगे। हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो अकाउंटिंग में हम लोग बनाते हैं उनका कुछ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जैसे अंडरस्टैंडेबिलिटी या फिर रेलिवेंस या फिर रिलायबिलिटी या फिर कंपैरेबिलिटी। अगर आप इन चारों को देखेंगे तो कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग में जब बनाई जाती है तो इन सब को एक कैरेक्टरिस्टिक्स में रख करके बनाई जाती है। अगर आप अंडरस्टैंडेबिलिटी के बारे में जानेंगे तो जब भी कोई अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फॉर्म किया जाता है तो ये बेसिक अजम्पशन किया जाता है कि जो कोई भी यूज़र होगा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का, उसको बेसिक कंपिटेंस, नॉलेज अकाउंटिंग के बारे में एलिमेंटरी नॉलेज होगा, ताकि वो सारे अकाउंटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को समझ पाए। तो ये अंडरस्टैंडेबिलिटी हुआ। फिर आता है रेलेवेंस। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऐसा होना चाहिए जो रेलिवेंट हो। अननेसेसरी इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग में कॉम्प्लेक्सिटी ला देता है डिसीजन मेकिंग में, तो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन ज़रूरी होता है अकाउंटिंग। रेलिवेंस में मुझे वही सारा पॉइंट्स या एलिमेंट चाहिए होता है जो हम लोगों को डिसीजन मेकिंग में मदद करेगा, और जो इररेलेवेंट पॉइंट्स है जो डिसीजन मेकिंग में हमें मदद नहीं करेगा उसे हमें अकाउंटिंग से इग्नोर करना चाहिए। फिर आता है रिलायबिलिटी। सर, रिलायबिलिटी मीन्स जब कोई यूज़र किसी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को देखता है तो वो देख करके कॉन्फिडेंट हो जाता है, उनको कॉन्फिडेंस आता है, ट्रस्ट करता है सारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पे है, सारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पे, उसे हम लोग रिलायबिलिटी बोलते हैं। रिलायबिलिटी के लिए आपको 3 चीज़ चाहिए होगा। नंबर 1 फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, नंबर 2 सब्सटेंस ओवर फॉर्म, नंबर 3 न्यूट्रलिटी, नंबर 4 प्रूडेंस। फेथफुल रिप्रेजेंटेशन में हम लोग किसी भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का इकोनॉमिक रियलिटी देखते हैं, ना कि उसका फॉर्म को देखते हैं। तो जब भी रिकॉर्डिंग होगा अकाउंटिंग में तो उसका इकोनॉमिक रियलिटी चेक करके नोट किया जाता है, उसे हम लोग फेथफुल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मतलब होता है कभी भी अकाउंटेंट जो है वो किसी भी ट्रांजैक्शन को जब डिस्क्राइब करेगा तो उसका सब्सटेंस पे फोकस करेगा, ना कि उसके फॉर्म पे, उसे बोलते हैं सब्सटेंस ओवर फॉर्म। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर कोई एक फर्म एक लैंड परचेस करता है तो उसको पोजीशन जो है वो दे दिया गया है, सिर्फ लीगल फॉर्मेलिटीज़ बाकी है, तो वो फर्म जो है जो खरीदा है वो उसे रिकॉर्ड कर सकता है अपने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में। नेक्स्ट आता है न्यूट्रलिटी। अकाउंटेंट कोई भी जजमेंट जब करता है किसी भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पे तो वो बायस नहीं हो सकता। जब प्रोविज़न निकालेगा डाउटफुल डेप्थ का या फिर वैल्यूएशन करेगा क्लोजिंग स्टॉक्स का, तो उस वक्त वो बायस होकर के नहीं कर सकता है, उसे हम लोग न्यूट्रलिटी बोलते हैं। फिर आता है प्रूडेंस, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है पूरे अकाउंटिंग में। जब कभी भी कोई अकाउंटेंट रिकॉर्ड करता है ट्रांजैक्शन को तो वो कभी पूरा ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो सकता, ये बात याद रखिएगा। हर अकाउंटेंट को लॉस को कंसिडर करना पड़ता है, और जो
प्री डिटरमाइंड प्रॉफिट है उसे कंसिडर नहीं करता है। तो हमेशा याद रखिएगा, कोई भी एंटिसिपेटेड लॉस हो वो अकाउंटेंट हमेशा कंसिडर करेगा। जैसे उसको लग रहा है कि उसका कोई डेटर पेमेंट नहीं करेगा तो उसे वो रिकॉर्ड कर सकता है, बट अगर उसे लग रहा है कि वो फ्यूचर में कोई इनकम अर्न करेगा तो वो उसे रिकॉर्ड नहीं कर सकता है। तो अकाउंटिंग में हम लोग सारे एक्सपेक्टेड या एंटिसिपेटेड लॉसेस को कंसिडर करते हैं। अब आप लोग अज्यूम करिए कि आप एक बिज़नेस कर रहे हैं और जब आपने बिज़नेस किया तो बहुत सारा इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हुआ जिससे आपको इकोनॉमिकल बेनिफिट मिला, लेकिन जब आपको उसको रिकॉर्ड करने का टाइम आया तो आपको नॉलेज नहीं है अकाउंटिंग के बारे में। अकाउंटेंट के पास गए और आप सोचिए कि जस्ट इमेजिन आप 4 तरह के अकाउंटेंट के पास गए हैं, तो अकाउंटेंट आपको पूरा इंफॉर्मेशंस जितना भी एक ट्रांजैक्शंस था उसको रिकॉर्ड करते हुए अकाउंटेंट आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के आपको दे देगा। और खाली इमेजिन करिए कि जितना आप अकाउंटेंट से लेकर के आए हो, चारों तरह का अकाउंटेंट से, सब आपको डिफरेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा। जस्ट इमेजिन, तो उस वक्त सबसे ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होगा। कोई मान लीजिए कैश बेसिस में अकाउंटिंग किया, कोई मान लीजिए स्टॉक का वैल्यूएशन मार्केट वैल्यू के हिसाब से किया, किसी ने डेप्रिसिएशन चार्ज किया रिटन डाउन वैल्यू के हिसाब से। तो सबका एक अलग अलग अकाउंटिंग प्रोसीड्यूर्स था, सबका एक अलग अलग अकाउंटिंग रूल्स फॉलो किया गया था। तो कितना अजीब लगेगा उस वक्त जब आपको तरह तरह का एक ही बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए तरह तरह का अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मिलेगा। इसी चीज को ठीक करने के लिए अकाउंटिंग में एक कंसेप्ट लाया गया। उस कंसेप्ट का नाम है पॉलिसीज। गैप, जनरली एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग पॉलिसीज। ये लाने का मकसद ये है कि जो पूरे वर्ल्ड में अकाउंटेंट लोग कर रहे हैं वो प्रिंसिपल्स को, वो पॉलिसीज को हर कोई फॉलो करे, ताकि हमारा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन डिफरेंट ना लगे। उसी को लेकर के हम लोगों के लिए अलग अलग, आप देखिएगा अकाउंटिंग में कंसेप्ट मिलेगा, कन्वेंशन मिलेगा, प्रिंसिपल्स मिलेगा, पॉलिसीज मिलेगा, तो वो सबको फॉलो करते हुए अकाउंटिंग किया जाता है। तो अब हम लोग जा रहे हैं अकाउंटिंग का बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में जानने, जो आप लोगों को बहुत ज़रूरी है जानना। आप जब बेसिक टर्मिनोलॉजी जानोगे तो अकाउंटिंग करने में इजी होता है। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है टर्म्स को समझने में, मीनिंग जानने में, और तब तक बहुत देरी हो चुका होता है और फिर वो अकाउंटिंग में धीरे धीरे इंटरेस्ट खो देता है। तो अकाउंटिंग में इंटरेस्ट पाने के लिए आपको ये टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड वीडियो देखना ज़रूरी है। बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में सबसे पहले या सबसे बेसिक जो वर्ड है, जो टर्म है, वो है कैपिटल / इक्विटी। सर कैपिटल क्या है? Capital means the amount which the proprietor or owner invest in the firm. Capital can be cash or capital can be in kind. तो कैपिटल वो अमाउंट है जो हर एक प्रोप्राइटर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। कैश के फॉर्म में भी इन्वेस्ट कर सकता है और वो काइंड के फॉर्म में भी इन्वेस्ट कर सकता है। तो जब कैपिटल में इन्वेस्ट किया जाता है किसी भी बिजनेस में, तो जो बंदा इन्वेस्ट करता है उसके पास राइट रहता है उसी कैपिटल से ड्राइंग भी करने का। मतलब वो उस कैपिटल में से पैसा कभी भी निकाल सकता भी है। एक इक्वेशन है, कैपिटल इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आता है लायबिलिटी। सर लायबिलिटी क्या है?
लायबिलिटी फर्म के लिए या बिजनेस फर्म के लिए फ्यूचर इकोनॉमिकल ऑब्लिगेशन हुआ करता है, जो कि बिजनेस आउटसाइडर से पैसा लिया होता है और उसको पे करना पड़ेगा इन फ्यूचर। बिजनेस फर्म को पे करना पड़ेगा इन फ्यूचर। तो लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग अमाउंट हो सकता है जो कि बिजनेस ओड करता है क्रेडिटर से या फिर किसी भी तरीके का एक्सटर्नल क्रेडिटर्स से। लायबिलिटीज़ कहीं ना कहीं बिजनेस साइकिल में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। वैसे अकाउंटिंग में भी हमें लायबिलिटी का मतलब पता होना चाहिए कि ये बिजनेस का फ्यूचर में ऑब्लिगेशन है, बिजनेस इसको चुकाएगा। लायबिलिटी दो तरह का होता है, अगर आप देखोगे तो एक फिक्स्ड लायबिलिटी होता है जिसे हम लोग नॉन करेंट लायबिलिटी भी बोलते हैं। अगर लायबिलिटी को आप देखोगे तो नॉन करेंट लायबिलिटी आप मोर देन 12 मंथ्स के लिए अपने बिजनेस में रखते हो, और दूसरा होता है करेंट लायबिलिटी जो कि बिजनेस में 12 महीने से कम लेस देन 12 मंथ्स के लिए आप रखते हो। मतलब इन शॉर्ट नॉन करेंट लायबिलिटी को 1 साल के बाद आप पे करते हो और करेंट लायबिलिटी को विदिन 12 मंथ्स आप पे कर देते हो। लायबिलिटीज निकालने का एक इक्वेशन रहेगा सर, एसेट्स माइनस कैपिटल इज इक्वल टू लायबिलिटी। फिर आता है कंटिंजेंट लायबिलिटी। कंटिंजेंट लायबिलिटी एक ऐसा लायबिलिटी है जो ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट आपको पे करना पड़ सकता है। इफ दैट इवेंट डज नॉट हैपन तो आपको किसी भी तरीके का लायबिलिटी पे नहीं करना होता है, उसे हम लोग कंटिंजेंट लायबिलिटी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल किसी फर्म के ऊपर केस है और वो केस अगर हारेगा तो उसे हो सकता है 10,000 का पेनल्टी पे करना पड़े, और अगर नहीं हारा तो उसे पेनल्टी पे नहीं करना पड़ेगा। अब आता है एसेट्स। सर एसेट्स क्या है? एसेट्स किसी भी बिजनेस के लिए फ्यूचर इकोनॉमिकल बेनिफिट प्रोवाइड करता है। मतलब किसी भी बिजनेस में जब एसेट्स होता है तो वो फ्यूचर में उसे इकोनॉमिकल बेनिफिट पहुंचाएगा इन फॉर्म ऑफ कैश या इन फॉर्म ऑफ काइंड। किसी भी तरीके से एसेट्स उसे बेनिफिट पहुंचा सकता है। एसेट्स का एग्जाम्पल है लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, इन्वेस्टमेंट, दीज ऑल आर एसेट्स। इवन कैश जो हम लोगों के पास होता है, कैश इज एन एसेट। एसेट्स आर ऑफ सेवरल टाइप। सबसे पहले आपको मिलेगा फिक्स्ड एसेट्स जिसको नॉन करेंट एसेट्स भी बोला जाता है। ये आप बिजनेस में 12 महीने से ज़्यादा समय के लिए रखते हो। If you keep it in business for more than 12 months, it is known as fixed assets. कोई भी फिक्स एसेट्स आपको फ्यूचर में रेवेन्यू जनरेट करने में मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल आपका फैक्ट्री है, फैक्ट्री में आपके पास बहुत सारी मशीन्स है, तो मशीन्स जो है वो आप 1 साल से ज़्यादा समय के लिए रखोगे और उस मशीन से जो प्रोडक्शन होगा वो आपको फ्यूचर में रेवेन्यू क्रिएट करेगा। करेंट एसेट्स। सर करेंट एसेट्स ये वो एसेट्स है जो बिजनेस में 12 महीने से कम समय के लिए रखा जाता है। हर बिजनेस को ये फ्यूचर इकोनॉमिकल बेनिफिट पहुंचाता है लेकिन 12 महीने के अंदर में पहुंचा देता है। करंट एसेट्स को आप कैश में भी कन्वर्ट कर सकते हो 12 महीने के अंदर, और करंट एसेट्स का एग्जाम्पल हो जाता है डेटर, बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक, कैश, बैंक। लिक्विड एसेट्स। Liquid assets are those assets which can be converted into cash in short period. कम से कम समय में जब आप किसी चीज को कैश में कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसे हम लोग लिक्विड एसेट्स बोलते हैं। लिक्विड एसेट्स का एग्जांपल है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट आता है वेस्टिंग एसेट्स। वेस्टिंग एसेट्स वो एसेट्स होता है जिसका लाइफ फिक्स्ड होता है, मतलब आपको पता होता है कि वो इतने दिन के लिए ही चलेगा, फिर उसके बाद वो वेस्ट हो जाएगा। बहुत सारा ऐसा मशीनरी होता है। माइंस भी वेस्टिंग एसेट्स कहलाता है।
फिर आता है टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, आप उसे टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, वो सारा टेंजिबल एसेट्स होता है, जैसे प्लांट एंड मशीनरी हो गया। फिर आता है इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स जिसका कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, आप उसे छू नहीं सकते हो, आप उसे देख नहीं सकते हो, आप उसे महसूस नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जांपल गुडविल, पेटेंट। फिर आता है फिक्टिशियस एसेट्स। ये वो एसेट्स होता है जिसका इन रियलिटी कोई भी वैल्यू नहीं होता है, जैसे अनरिटन ऑफ एसेट्स प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, या फिर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर हो गया, या किसी भी तरीके का प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गया बिजनेस में जो राइट ऑफ नहीं हुआ होता है, उसे हम लोग फिक्टिशियस एसेट्स बोलते हैं। फिर आता है रेवेन्यू। रेवेन्यू एक तरह का रिसिट है जो फर्म सेल करके रिसीव करता है, उसे हम लोग रेवेन्यू बोलते हैं। रेवेन्यू है तो वो कैश में भी हो सकता है, वो क्रेडिट में भी हो सकता है। रेवेन्यू का बहुत सारा एग्जांपल है, सेल ऑफ गुड्स हो गया, रेंट रिसीव्ड हो गया, या इंटरेस्ट रिसीव हो गया, डिविडेंड रिसीव हो गया, दीज ऑल आर रेवेन्यू। अब आता है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस मीन्स कॉस्ट और सेक्रीफाइस मेड टू अर्न रेवेन्यू। जब आप कोई भी चीज़ कमाने के लिए जो खर्च करते हो वो आपके लिए एक्सपेंसेस होता है।